अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ईद घर घर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अलीज़े। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और इस ईद के मौके पर आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं तो आज ईद मनाने मौजूद हूं आज वाइस चांसलर हाउस प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब के घर। आज हम यहां पर मौजूद हैं ताकि हम वाइस चांसलर साहब से बात कर सकें, उनसे जानें कि उनकी ईद किस तरह से गुजरती है, वो क्या करते हैं, क्या रिचुअल्स होते हैं, कैसे वो अपनी ईद उल अज़हा को गुजारते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम और चलते हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ वाइस चांसलर ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब मौजूद हैं। आज उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक सर, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह इंसान एक स्पेसिफिक पोस्ट पे पहुंच जाता है तो उसको अपने बचपन की यादें होती हैं, वो बहुत याद आती हैं कि ईद में बचपन में किस तरह से गुजारता था और अब किस तरह से हालात बदल जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? जी, बहुत आपका अच्छा सवाल है। अगर इस पर नज़र दौड़ाई जाए तो 2 से 3 अलग अदवार निकलते हैं ईद मनाने के। एक तो बचपन की ईदें जो बहुत ही एक केयर फ्री टाइम होता था, स्पेशली जो क़ुरबानी वाली ईद है उसमें जानवरों के साथ इंटरेक्ट करना, बहुत सारे जानवरों को लेके वॉक कराना, वो सारे शौक़ जो बच्चों के होते हैं। और फिर ईद मनाना, ईदी लेना, उसके बाद ईद की नमाज़ पर जाना दादा के साथ, फैमिलीज़ के साथ। तो वो एक दौर था। फिर एक तालिब इल्मी के ज़माने का दौर था जो ज़्यादातर दियार गैर में ईद गुजारने का दौर था, जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 8 साल मैंने गुजारे तालिब इल्मी के दौर में। तो वहाँ जो ईद होती है, आपकी इमीडिएट फैमिली तो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जो कम्युनिटी होती है वो आपकी फ़ैमिली बन जाती है, यानी मुस्लिम कम्युनिटी। उनके साथ ईदें करना, लेकिन अपने घर वालों को इधर मिस करना, अपने मुल्क की ईद को। फिर तीसरा दौर जो है मेरी ज़िंदगी का, कि जब मैं पाकिस्तान आया, शादी हुई, और उसके बाद हर ईद पे मुझे याद है तकरीबन एक दिन में 13 से 15 डिफरेंट घरों को विज़िट करना। और ये सिलसिला कोई तकरीबन 10 साल चलता रहा, जहाँ बच्चे भी हो गए और फिर मैं और मिसेस जो थे तकरीबन तीनों दिन सारे ख़ानदान वालों को विज़िट करना, 10 से 15 के दरमियान डिफरेंट हाउस होल्ड्स को। तो वो एक दौर था। हमारे जो बड़े अब्बा थे, वालिद के सबसे बड़े भाई, सब उनके घर जमा होते थे ईद पे। तो ऐसा ज़्यादातर ख़ानदानों में होता है कि एक बुज़ुर्ग होता है जो पूरे ख़ानदान का सरपरस्त समझा जाता है और सारे लोग वहीं पे जमा होते हैं। फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये बुज़ुर्ग दुनिया से चले जाते हैं। फिर इंसान महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है। और फिर जैसे आपने ज़िक्र किया कि जब इंसान अपने रैंक्स में भी राइज़ करता है, तो अब ज़ाहिरी बात है वाइस चांसलर होते हुए, इदारे के सरबराह होते हुए, ये ईद एक मुख्तलिफ होती है। इसमें बजाय दूसरों के यहाँ जाने के हम इंतज़ार करते हैं कि लोग हमारे पास आएंगे और हमसे उसी तरह मिलेंगे जिस तरह हम अपने जो सीनियर बॉसेस थे सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ अदवार में उनके यहाँ जाते रहे। तो ये एक साइकिल है, इसमें इंसान निचले लेवल से स्टार्ट करता है और ये अल्टीमेटली हाईएस्ट लेवल पे जाके फिनिश होती है। और फिर जैसे है बुज़ुर्ग दुनिया से चले जाते हैं और ईद के मौके पे फिर उनकी याद आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, आपको बचपन में कितनी ईदी मिलती होती थी? हाँ, ईदी जो थी मुख्तलिफ थी। कुछ रिलेटिव्स बड़े फ़राग़ दिल होते थे, स्पेशली जैसे मामू होते हैं, वो बड़े फ़राग़ दिल होते हैं। फिर कुछ फूफा और ऐसे होते हैं कि जो ईदी बचाने के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमें निकालते हैं। हमारे एक फूफा थे, तो उन्होंने ये रखा हुआ था कि जो बच्चा जिस क्लास में है तो उसमें उम्र के बजाय बल्कि क्लास का करने से और उनकी सेविंग हो जाती थी। लेकिन वो 80s के अदवार थे जिसमें 2 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये की भी बड़ी कीमत होती थी। लेकिन ज़्यादातर जो आपके मामू होते हैं वो ज़्यादा फ़राग़ दिली से ईदी देते हैं। तो वो हमेशा आप बहुत तवक्कुआत से बढ़ के उन लोगों ने हमेशा ईदी दी। और बिल्कुल ऐसा ही है। और आप अपने बच्चों को कितनी ईदी देते हैं?
हाँ हाँ, ये तो सवाल डिपेंड करता है कि किस दौर की बात कर अब रही हैं कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में। हाँ, प्रेजेंट सिचुएशन में तो इंसान दिल खोल के दे सकता है, 1000 और 5000 भी दे सकता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे जब इंसान का अर्ली करियर होता है तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो वो जो पुरानी स्कीम्स फूफा की और चचा की और खाला की, उन स्कीम्स को मिला के बल्कि ऐसे बच्चे गिला भी करते हैं कि जहाँ कहीं से ईदी मिलती है तो वालिदैन कहते हैं कि हमारे पास हिफाजत से रख दो और रखवा दो, हम तुमसे गुम हो जाएगी, हम तुम्हें पूरी दे देंगे। अच्छा सर, आप भी ऐसे करते हैं कि अपने बच्चों से कहते हैं कि हाँ जी हमें ईदी दे दें, हमारे पास सेविंग चल रही है? अच्छा, ये काम हमारी फैमिली में मेरी मिसेज का था। अच्छा। ये ड्यूटी उनकी थी। अच्छा, ये ड्यूटी आपकी वाइफ ने संभाली हुई है? जी बिल्कुल। और सर होता है बाज़ औक़ात बच्चों को कि मैंने आजकल बड़ा देखा है कि जो यूथ है, हमारी नई जनरेशन है, जो ट्रेडिशंस को ज़रा फॉलो करना कम हो गए हैं और ईद की नमाज़ के लिए जाते हैं। पहले लोग बड़ी खुशी से जाते होते थे ईद की नमाज़ पढ़ने, जल्दी उठना, ईद की एक्साइटमेंट में रात को नींद ही नहीं आती होती थी कि ईद है, कल ईद है। तो बाज़ बच्चे और यंगस्टर्स हमारे इस तरह करते हैं कि अब नींद में और सो के वक्त गुजार देते हैं, ईद की नमाज़ के लिए नहीं जाते। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसा हो रहा है, आपको लगता है? जी, ऐसा सबके सामने है। कुछ लोग होते हैं कि वो पूरी रात तो जाग लेते हैं लेकिन उस ईद की नमाज़ को मिस कर देते हैं। तो अब जो ईद है बज़ाते ख़ुद ये डिराइव्ड है। एक तो ईद होती है जब मीठी वाली जो ईद है, जब रमज़ान के रोज़े पूरे करते हैं, तो उसका भी इबादत से ताल्लुक़ है और ईद की नमाज़ पे इज्तिमाई तौर पे एक इज़हार तशक्कुर होता है। और दूसरी ये वाली जो है क़ुरबानी वाली ईद है, तो इस पे भी जो खुतबा, तकरीर और जो हम यकजा होते हैं, क्योंकि ये सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की थी। तो ये जो नमाज है और अल्लाह का ज़िक्र करना और एक तरफ हज हो रहा होता है और हज के अख्तिताम पर ये होता है, तो इसमें उस नमाज की, उस क़ुरबानी की और उन मनासिक की कि जो मुसलमान इज्तिमाई तौर पे अल्लाह ताला के लिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो घर बनाया था उधर हज कर रहे होते हैं, तो जो दीगर मुसलमान होते हैं वो उस अपने दिल में अल्लाह की बड़ाई बयान करके, उस क़ुरबानी को याद करके और दिल में ये आरज़ू पैदा करते हैं कि हम भी उस घर में जाएंगे, उसका तवाफ़ करेंगे और मनासिक पूरे करेंगे अपनी बारी आने पर। तो सर, इस दफ़ा आप ईद अपनी अकेले मना रहे हैं? जी, इस दफ़ा जो मेरी बाकी फ़ैमिली है, 5 बच्चे और मिसेज़, वो US में हैं, वो वहाँ पे मना रहे हैं। और पहले प्लान था मेरा ट्रैवल करने का, लेकिन काम की मसरूफियात की वजह से वो रियलाइज़ नहीं हो सका। तो मैं ईद इस दफ़ा अपनी फैमिली यानी IUB के साथ मना रहा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है? आपकी फैमिली नहीं है, कोई आपको फ़र्क महसूस हो रहा है कि फैमिली के साथ होता तो इस तरह होता? चूँकि IUB में स्टूडेंट्स और बहावलपुर में मिलने वाले इतने मोहब्बत करने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत तो मैं मिस करूँगा, लेकिन उम्मीद है कि जो मोहब्बत और प्यार यहाँ से मिला वो उसको पूरा कर सकेगा। लेकिन डेफिनेटली जो असली ईद होती है तो वो तो अपने लोगों के साथ होती है, बिछड़े हुए लोगों से मिल के होती है जिनसे आपकी एक अरसे मुलाकात ना हुई हो। तो डेफिनेटली वो वाली बात नहीं होगी। लेकिन एक फ़ैमिली इधर भी है, IUB फैमिली, और फिर जैसा आपको पता है कि यूनिवर्सिटी हमारी बहुत एक ट्रांसफॉर्म और एक ग्रोथ के पाथ पे, तो आगे हमारा एडमिशन्स कैंपेन भी आ रहा है, हमने अगले सेमेस्टर की तैयारियां भी करनी है, हमारा बजट, सिंडिकेट। तो जो आदमी या जो लोग हमारे सीनियर डीन्स और रजिस्ट्रार और फैकल्टी हम लोग हैं, ईद और इन खुशियों के साथ साथ हमारे जहन पे वो ज़िम्मेदारियां भी रहती हैं जो हमें इदारे की तरफ से, और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये एक तरह से हमारे पास अमानत होते हैं, इनके वेलफेयर के लिए जो काम हमें करने हैं उनको टाइमली कंप्लीट करना है। बिल्कुल जी। और ईद, वैसे तो हर ईद के मौके पर कोई भी मौका होता है तो मुख्तलिफ़ खाने बनते हैं घर में, लेकिन बकरा ईद, ईद उल अज़हा एक ऐसी ईद होती है जहाँ पर बहुत वैरायटी ऑफ डिशेस होती हैं और हम अपने शौक़ से बनवाते हैं, बच्चे अपने शौक़ से बनवाते हैं, मटन की, बीफ की, हर तरह की होती हैं। तो आपकी फ़ेवरेट कौन सी डिश है जिसको आप चाहते हैं कि नहीं, आज तो ईद का मौका है, आज ये टेबल पे ज़रूर होनी चाहिए? डेफिनेटली जो मटन से रिलेटेड डिशेस हैं, लोग बहुत सारे एंजॉय करते हैं, कलेजी एंजॉय करते हैं, जैसे बिल्कुल फ्रेश मटन कट के आए, विदिन एन आवर उसकी कलेजी पक जाए और उसमें अच्छे मसाले हों, उससे एक टेस्ट दोबाला होता है। मेरी अपनी जो प्रेफरेंस है वो मटन की साइड पे है, चाहे उसकी मटन की लेग रोस्ट हो या रिब्स हों,
तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सवालात के इसी सिलसिले को जारी रखेंगे, गपशप मज़ीद आपसे करेंगे, लेकिन अभी मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। आज हम मौजूद हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि अपने घरों से बहुत दूर हैं, दूर दराज इलाकों से, शहरों से आए हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ईद उल अज़हा की खुशियाँ यहाँ पर मना रहे हैं। अपनी फैमिली से, अपने ख़ानदानों से, अपने दोस्त अहबाब से दूर हैं वो, और वो यहाँ पर ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। तो हम जानेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी सवालात करेंगे। और यहाँ पर वीसी वाइस चांसलर ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर, वो भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इनके साथ, इनको अपनी फैमिली समझकर यहाँ पर इनके साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं, इनके जज्बात भी जानते हैं कि वो यहाँ पर ईद उल अज़हा की खुशियाँ मनाकर कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिबगत बलोच है। कहाँ से हैं आप? मैं एक बलूचिस्तान से कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ। और यहाँ आप क्या किस डिपार्टमेंट में हैं, क्या पढ़ मेरा रहे हैं आप? डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस है, 7th सेमेस्टर में हूँ। तो इधर हम इस बार ईद मनाने इधर रुके हैं, तो हम नहीं जा सके, हमारे रिसर्च और थीसिस चल रहे हैं। तो हमने पहले यही सोचा कि हम इस दिन किस तरह गुजारेंगे, हमारे पेरेंट्स उधर ही है, भाई बहन। तो हमने सोचा कि ये दिन जो हमारे लिए बहुत टफ होगा, लेकिन अचानक से वीसी साहब की तरफ से और हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें ये अनाउंसमेंट मिली कि भाई आप लोगों के लिए एक इवेंट अरेंज की गई है। तो हम इधर आए, बहुत देखकर लोगों को बहुत खुश हुई। हमारे दोस्त भी बाकी भी इधर है, गिलगित बलोचिस्तान और पेशावर से, फाटा से। तो हम देखकर इनको बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। हम ऐसे समझ रहे हैं कि भाई हम अपनी ईद मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ रिमशा खान। क्या करती हैं आप? मैं फ़िलहाल बीएस कर रही हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, और आप बताएं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, आप वाइस चांसलर साहब ने आपके लिए ईद उल अज़हा की इतनी बड़ी सेलिब्रेशन, आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके लिए एक सेलिब्रेशन का इनकाद किया है, तो आपको यहाँ पर आकर कैसा फ़ील हो रहा है? ऑब्वियसली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, क्योंकि मेरी फर्स्ट ईद है, क्योंकि मेरा 2nd सेमेस्टर है, तो मेरी बहुत ज़्यादा सैड गुजरी थी ईद उल अज़हा। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इतना बड़ा सरप्राइज़ मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा। तो जब हमें पता चला कि इस तरीके से एक हमारे लिए एक सरप्राइज़, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हमें प्लेजर और ब्लेस्ड फील हुआ कि इतने मतलब कि वीसी सर अपनी ईद, अपनी फैमिली को छोड़ के हमारे एक तरह से हमारे इवेंट में शरीक हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, और यहाँ पर शिरकत करके बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा है। मैं एक शेर आपको सुनाना पसंद बिल्कुल करूँगी। बिल्कुल, ज़रूर सुनाएं। तो शायर लिखते हैं कि हरगिज़ मुझे कबूल नहीं ज़िद तेरी के मैं खुददारियों को बेच के पासे वफ़ा करूं। ये सर मुझे अजीज़ है इज़्ज़त की हद तलक, इज़्ज़त नहीं तो सर का मैं गर्दन पे क्या करूं। बहुत अच्छा आपने शेर सुनाया है। आपको ये कब से शौक़ था? ये मुझे बहुत पहले से था, क्योंकि मेरी ना मदर को भी है, और उसकी वजह से ना मेरे में बस ये इन बर्थ था, बस मैं ना बस हमेशा से ही। चलें ठीक है। यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ईद उल अज़हा की एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि अपने घरों में नहीं जा सकते, वो यहाँ पर आज ईद की सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ वाइस चांसलर ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर आकर उन्होंने जो स्टूडेंट्स के लिए ये एक्टिविटी अरेंज की है, इस सेलिब्रेशन को उन्होंने सेलिब्रेट करने का सोचा है, तो वो यहाँ पर आकर कैसा फ़ील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं रोही टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने ये ईद के इस मौके पे यूनिवर्सिटी और उसके स्टूडेंट्स के साथ मनाने का फ़ैसला किया। सर पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक।
और आप आज ईद की नमाज के बाद फ़ौरन यहाँ इन स्टूडेंट्स के पास मौजूद हैं, इनके साथ आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? जी, हमारी जो आईयूबी फैमिली है, ज़्यादातर लोग तो ईद के मौके पे अपने घर जा सकते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी दूर उफ्तादा इलाक़ों से आते हैं, इनके लिए फ़ीज़िबल नहीं इस टाइम पे था कि ये अपने प्यारों को, घर वालों को जॉइन कर सकते। तो ये ईद मना रहे हैं बहावलपुर में, और डेफ़िनेटली क्योंकि हम भी इनकी फ़ैमिली का हिस्सा हैं, तो इस ईद पे हम चाहते हैं कि ये अकेला ना महसूस करें, ये ऐसे ही महसूस करें कि इनकी फ़ैमिली इधर है। तो इस मौके पे हम इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि ये ईद उसी तरह एंजॉय करें जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं। ठीक। और सर, आपकी फ़ैमिली भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है कि आप अपनी फ़ैमिली के बगैर ये ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं? डेफ़िनेटली मैं अपनी फ़ैमिली को मिस कर रहा हूँ। मेरी 3 बेटियाँ, 2 बेटे, मिसेस, वो ईद एक साथ मना रहे हैं, वो इस लिहाज से ईद को एंजॉय कर रहे हैं। मैं उनसे दूर हूँ। डेफ़िनेटली टेक्नोलॉजी की मदद से तो दिन में एक से ज़्यादा दफ़ा वीडियो लिंक पे एक दूसरे को ईद मुबारक देने का मौका मिल जाता है और खुशियों में भी शरीक हो जाता है इंसान। लेकिन वो जो दूरी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ज़िंदगी में मैं भी, जैसे ये हॉस्टलाइट स्टूडेंट्स हैं, तो ज़्यादातर ज़िंदगी की वो ईदें 17 ईयर्स की एज से 30 ईयर्स की एज तक, चूँकि तालीमी दौर था, तो मैंने भी अपने घर से दूर, बल्कि मुल्क से दूर गुजारी। तो ये ईद भी उसी तरह की लग रही है जैसे स्टूडेंट लाइफ में घर से दूर, मुल्क से दूर ईद करते थे, गुजारा करते थे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ऐसे उसमें ये होता है कि जहाँ पे भी आप होते हैं, जब हम स्टूडेंट्स थे तो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी होती थी, उसमें अरब्स भी थे, पाकिस्तानीज़, इंडियंस, इंडोनेशियंस, मलेशियंस। तो ईद के मौके पे सारे मुसलमान एक फ़ैमिली बन के नमाज़ पढ़ते थे। उसके बाद कॉमन एक दूसरे के घर जाना, चाहे वो अरब लोग हों या इंडोनेशियन, मलेशियन या पाकिस्तानी लोग हों, और उसके बाद फिर पहले या दूसरे दिन एक पिकनिक भी वहाँ पे की जाती थी, जिसमें एक बड़े पार्क में जाके सारी फैमिलीज़ कुक करके लाती थी और बाकी स्टूडेंट्स भी उनके साथ एंजॉय करते थे, फैमिलीज़ भी एंजॉय करती थी। तो ये चूँकि खुशी का मौका होता है, तो चाहे आपके घर वाले करीब ना हो, लेकिन जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, आपकी कम्युनिटी, वो उसके साथ आप मिलकर ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं। और हमें भी अपने मुल्क में ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ईद के मौके पर खुशियाँ मनाने से कासिर होंगे किसी वजह से, या घर वालों के साथ नहीं होंगे, या आजकल का जो दौर है उसमें कोई मुश्किल उनके ऊपर होगी, तो हमें उनका भी ख्याल करना चाहिए। और ये कुर्बानी वाली जो ईद है, ये तो ख़ास तौर पे इसमें जब हम कोई जानवर ज़िबा करते हैं तो उसमें हिस्सा होता है उन लोगों का जो आम तौर पे उससे महरूम होते हैं। बड़ा हिस्सा बल्कि उन्हीं लोगों का होता है, तो उनको हमें नहीं भूलना चाहिए और जज्बे कुर्बानी को नहीं भूलना चाहिए। ऐसा ही है। ये जो ईद है, ये उस सबसे बड़ी कुर्बानी की याद दिलाती है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे तक की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी ये कहा है कि अल्लाह ताला को ना तो गोश्त चाहिए ना खून चाहिए, बल्कि एक जज्बा चाहिए। तो चूँकि इंसान हैं हम सब लोग, तो हम लोग स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ हमारी कोशिश होती है कि जिसे कहते हैं इंसान साजी या इंसानों की तरबियत साजी करें। तो उसमें जो पैगाम सबसे अहम है वो यही है कि सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं जीना, सिर्फ़ ज़ाहिरी खुशी के लिए या मादी खुशी के लिए नहीं जीना, बल्कि ऐसी दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाश करना और दूसरों के लिए क़ुरबानी देना, जिसके नतीजे में ये है कि इज्तिमाई तौर पे एक बेहतरी आ सकती है माशरे में। ये जो जज्बा क़ुरबानी का जो फ़लसफ़ा है वो यही है कि कुछ लोग अपनी चीज़ें क़ुरबान करते हैं कि दीगर लोगों को उससे फ़ायदा पहुंच सके। सर, आज के सेलिब्रेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, तो उस हवाले से भी ज़रा गाइड करिएगा कि क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अरेंज की गई हैं, किस तरह से वो इस मौके को इंजॉय कर सकते हैं। जी, एक तो ये है कि हमने इनके लिए एक लंच अरेंज किया है जो ये इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इनके लिए ओपन हैं कि इनके दरमियान स्पोर्ट्स कंपटीशन हो सके। रिसेंटली ये बच्चे अपने इम्तिहानों से फ़ारिग हो रहे हैं, तो एक लिहाज से ये इनके लिए रिलैक्स टाइम है। आगे इनके लिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक सेट पूरा आ रहा है,
लेकिन ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए जो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी है वो इन स्टूडेंट्स के लिए भी और जो हमारे लो पेड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक स्पेशल परफॉर्मिंग आर्ट्स शो ईद के मौके पे हम कर रहे हैं, ताकि क्योंकि जब आपको पता है हमारे ये परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल और दीगर होते हैं तो ऑडिटोरियम की कैपेसिटी जो होती है 1100-1200 पे मैक्स हो जाती है, तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स और स्टूडेंट्स उस टाइम पे वो इन्जॉय नहीं कर पाते। तो ये स्पेशल शो है जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं ईद के मौके पर कर रहे हैं। उसके अलावा ये है कि वाइस चांसलर हाउस में लोग मिलने के लिए आएंगे, तांता सा बंधा होगा, इन बच्चों को इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है डीन्स और सीनियर फैकल्टी के साथ एक फैमिली वाले माहौल में। जो नॉर्मल सेमेस्टर में एकेडमिक्स चल रही होती हैं तो ये थोड़ा से स्ट्रेस्ड और ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, तो अभी रिलैक्स फील करेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। अभी मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होती हूँ ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आपने जुड़े रहना है, देखते रहना है प्रोग्राम को। इन्हीं सवालात के सिलसिले को हम जारी रखेंगे और भी सवालात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे लोगों से भी। आपने प्रोग्राम को देखते रहना है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स। ईद घर घर प्रोग्राम के साथ आपकी होस्ट अलीज़े वापस आ गई हैं ब्रेक के बाद और उन्हीं सवालात के सिलसिले को हम जारी रखते हैं। जिस तरह के आप जानते हैं कि हम आज मौजूद हैं यहाँ वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब, वाइस चांसलर ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी के घर। यहाँ पर हम उनसे जान रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी ईद गुजारते हैं। तो आइए उनसे मज़ीद सवालात करते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे, जैसे कि आप वाइस चांसलर हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, तो आपको अगर एक और टेन्योर मिलता है तो आप उसको क्या, आपकी तरजीहात क्या होंगे फिर, कि आप उसको दोबारा चाहेंगे कि आपको मिले? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। चूँकि इस टेन्योर में तकरीबन 3 साल हो गए हैं और हमने मैसिव ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स लिए हैं, प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, तो नेचुरली कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक टेन्योर के एंड तक कंप्लीट नहीं हो पाते, वो क्रिटिकल स्टेट में होते हैं। तो उनको देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये प्रूडेंट या एडवाइजेबल होगा कि अगर एक टेन्योर और हो तो उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाए। लेकिन इसमें बेसिक जो चीज़ समझने वाली है कि ये फ़ैसला टोटली हुकूमत का होता है, क्योंकि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है और ये हुकूमत का टोटल इख्तियार है कि वो उस शख्स को एक टेन्योर और दे या कोई दूसरी लीडरशिप लेके आए। तो हमें जिस तरह काम करना होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ पूरी टीम है हमारे डीन्स और प्रिंसिपल ऑफिसर्स की, जो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस में इंगेज्ड हैं। तो अगर गॉड फॉरबिड ऐसा हो कि मुझे टेन्योर ना भी मिले, लीडरशिप में किसी और के हाथ में आती, तो भी जो उनके साथ काम करने वाले होंगे वो उनको बेहतर तरीके से ये गाइड कर सकेंगे कि इन इनिशिएटिव्स को कैसे कंप्लीशन तक लेके जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर, आपने अपने दौर में जितना आपने अभी टाइम ड्यूरेशन गुजारा है यहाँ पर, तो जो तरक्याती मंसूबे आपने, यानी डेवलपमेंट जितनी भी की है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें, उसके ऊपर मैं चाहूँगी आप ज़रूर हमें बताएं। जी, मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट यहाँ 3 साल में और अगले 1 साल में कंप्लीट होगी जहाँ तक, और उसके बाद आगे भी जाएगी, वो हम सब के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड होना चाहिए, क्योंकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने ये साबित किया कि एक 3 से 4 साल के अरसे में एक इदारे को हम 5 टाइम्स, यानी पहले 14,000 स्टूडेंट भी जब थे तो छोटा इदारा नहीं था, बिल्कुल, लेकिन उसको 5 टाइम्स एक्सपेंड करना, ये ट्रूली इस रीजन के लोगों का पोटेंशियल है, बहावलपुर का इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है, बहावलपुर के लोगों की कैपेबिलिटी है, जिससे ये मुमकिन हुआ कि हम 14,000 से 70,000 स्टूडेंट्स की तरफ आ गए। हम 48 टीचिंग डिपार्टमेंट से तकरीबन 140 टीचिंग डिपार्टमेंट्स पे आ गए और तकरीबन 450 फैकल्टी मेंबर्स से अराउंड 1450 फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स पे पहुंच गए। और ये एक बहुत बड़ी एक मैसिव बात है कि
इसमें अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ नंबर्स में इम्प्रूवमेंट नहीं है, बल्कि जो क्वालिटी बेंचमार्क्स होते हैं, चाहे वो डिफरेंट तरह की इंटरनेशनल रैंकिंग्स हों या हमारी जो रिसर्च आउटपुट हो। अगर आप देखें कि इस फैकल्टी जो हमारे पास फुल टाइम मौजूद है, इस वक्त तकरीबन 650 PhDs हैं और उम्मीद है कि अगले 1 साल में ये नंबर जो है ये 900 को क्रॉस कर जाएगा। इंशाल्लाह। तो इतना हाई लेवल, हाई क्वालिटी इंटेलेक्चुअल कैपिटल एक इंस्टीट्यूशन के पास होना, ये एक मैटर ऑफ प्राइड है। बहावलपुर जो है तकरीबन पिछले 150 साल से यहाँ के स्टेट पीरियड में भी जो नवाबीन थे उन्होंने एजुकेशन और हायर एजुकेशन पे तवज्जो दी थी, लेकिन इस दौर में इस वक्त इंटेलेक्चुअली बहावलपुर कम्पीट कर रहा है अपने से कई गुना बड़े शहरों पे के साथ, जैसे लाहौर और इस्लामाबाद और कराची हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि ये ट्रिब्यूट है एक लॉन्ग टर्म जो एफ़र्ट इस रीजन में हुई है एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तान बनने से पहले भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी। तो ये एक रिवाइवल है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के लिए वो मुकाम हासिल कर रही है जो बहावलपुर ने ब्रिटिश दौर में भी हासिल किया था, कि ये यहाँ पे सादिक एजर्टन कॉलेज लाहौर के बाद पहला हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉलेज बना 1886 में। और ख़ुद इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो आज मौजूद है, ये 1925 में जामिया अब्बासिया के तौर पे इस्टेब्लिश हुई और अगले 2 साल में ये अपनी सेंटिनरी भी कंप्लीट करेगी, यानी 100 साल। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की ट्रांसफॉर्मेशन है, इंटरनेशनल रैंकिंग्स में जाना, यहाँ की जो रिसर्च आउटपुट है उसका जो सोशो इकनॉमिक इम्पैक्ट, चाहे वो हमारे कॉटन के सीड्स हों, चाहे हमारी इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारे सोशल साइंटिस्ट की रिसर्च हो, चाहे यहाँ के लिटरेरी फेस्टिवल्स हो, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है जहाँ चोलिस्तान के अंदर हम रेन इन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए 6 मिलियन एकर्स को सरसब्ज़ व शादाब करना चाहते हैं, चाहे ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की जो आर्कियोलॉजिकल और कल्चरल डोमेन में एफ़र्ट्स हैं कि जहाँ पे हम 7000 साल पुरानी हाकड़ा सिविलाइजेशन को एक्सकवेट करके उसका म्यूज़ियम स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये सारी जो डायमेंशंस हैं ये तकरीबन नॉलेज का 360 डिग्री कवरेज भी करते हैं, और ये जो बहावलपुर का इंटेलेक्चुअल कैपिटल है उसकी डेप्थ और उसके वॉल्यूम के बारे में ये सबूत है, मैं समझता हूँ। ऐसा ही है। और सर, ईद का मौका है, आप अपने दोस्त अहबाब के साथ किस तरह से ईद को सेलिब्रेट करते हैं? दोस्त अहबाब के साथ मौका कम मिलता है, लेकिन जो हमारी IUB की टीम है, आप समझे कि वो भी एक तरह से हमारे सब लोग आपस में फ्रेंड्स हैं, हमारे डीन्स हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं। तो उनके साथ जो टीम के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए अफेक्शन होती है, एक दूसरे के लिए पैदा हो जाता है, सपोर्ट का होता है, एक जिसे कहते हैं हम इसको प्रोफेशनल टर्म्स में सिनर्जी भी कहते हैं, कि एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना, कि काम को एक डिवाइड भी करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, कि मेरा काम दूसरे के काम को सपोर्ट करे। तो आप मुसलसल देख रही हैं कि मैं ईद सेलिब्रेशंस को प्रोफेशनल और वर्क के अंदर ट्रांसलेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे दरमियान कॉमन लिंक है वो IUB फैमिली है, वो ये काम है, वो ये मिशन है। क्योंकि जितने मेरे साथ टीम मेंबर्स हैं, एकेडेमिया और एजुकेशन, ये तो एक मिशनरी प्रोफेशन है। इसमें जो भी लोग आते हैं वो एक ऐसे कमिटमेंट के साथ आते हैं, इससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग दूसरे प्रोफेशंस होते हैं। बहुत से लोग इधर बहुत ही इंटेलेक्चुअली केपेबल हैं, अगर वो इंडस्ट्री में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स करें तो इससे मल्टीपल टाइम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल तस्वुर है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में लोग सिर्फ लिमिटेड आवर्स काम करते होंगे, लेकिन इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ये जो ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें लोगों ने कहीं ज़्यादा, यानी कि अगर 8 to 10 वर्किंग आवर्स हैं तो लोगों ने 15 to 20 वर्किंग आवर्स 7 days a week छुट्टियां नहीं की। कोविड के टाइम में जहां पूरी दुनिया जो थी वो स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, लेकिन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वो टाइम हमारी एफर्ट्स का पीक टाइम था कि जब हम एक साथ यकजा हुए, हमने स्ट्रैटेजी बनाई पेंडेमिक के दरमियान एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने की, ग्रोथ और एक्सपेंशन के प्लान्स अपने मटेरियलाइज़ किए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी एग्जांपल है एक टीम वर्क की, और इसके अंदर ईद जो मौका है एक थोड़ा सा अनवाइंड करने का, रिलैक्स करने का, एंजॉय करने का मौका है। तो मेरे साथ पूरी IUB की फैमिली मौजूद है, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह मैं तो अपनी ईद मनाने के लिए आज यहाँ पर आ चुकी हूँ कि मैं इनसे इंटरेक्ट करके, इन सब से इंटरेक्ट करके मैं अपनी ईद की खुशी को
दोबाला करूं उस मज़े को। हमारे साथ प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपने ईद के दिन को क्या प्लान्स हैं आपके, कि आप फर्दर किस तरह से, क्योंकि कुर्बानी वाली ईद है, तो आप किस तरह से अपनी इस पूरे दिन को गुजारना पसंद करेंगे कि मैं आगे फर्दर कुर्बानी किस दिन करूं, और क्या आपके प्लान्स हैं? ज़्यादातर तो जो टाइम है वो कुर्बानी में सर्फ हो जाता है। सुबह सुबह कसाई आता है और वो जो है बकरे और गाय वाय जो भी है उनको काटता है, गोश्त बनाता है। फिर उसको तकसीम में कुछ टाइम गुजर जाता है और फिर शाम में कुछ टाइम मिलता है मगरिब के बाद, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों से मिलने का टाइम जो है वो मगरिब से बाद शुरू होता है। तो मगरिब के बाद से लेके फिर रात लेट तक जो है दोस्तों को, वाइस चांसलर साहब को मिलने के लिए आते हैं, दोस्तों को मिलने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये ईद का दिन जो है, पहला दिन तो इसी तरह गुजरता है। दूसरे दिन फिर जो है वो मेरे कुलीग ज़्यादातर जो है वो मेरे घर आते हैं, तो वो ईद मुबारक पेश करने के लिए आते हैं, उनके साथ टाइम गुजरता है। और रात डिनर में जो है वो मेरी फैमिली सारी जो है इकट्ठी हो जाती हैं। मेरे ससुराल, मेरे बड़ी सिस्टर का घर है, वो सारे मेरे घर में डिनर के लिए इकट्ठे होते हैं, और इस तरह ये जो है टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है। और सर आप जब यहाँ पे आते हैं, वाइस चांसलर साहब के पास आते हैं, तो आप यहाँ पर क्या खाना पसंद करते हैं आके, मोस्टली जो आप स्पेशली खाने आए यहाँ पर? वाइस चांसलर साहब जो भी खिला दें हमारे लिए तबर्रुक होता है। हम जो है वो खुशी से कबूल करते हैं। तो वाइस चांसलर साहब माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज हैं। इनके घर जब भी आए हैं 5, 7, 10 डिशें जो है अवेलेबल होती हैं, तो हर तरह के खाने अवेलेबल होते हैं। तो वाइस चांसलर साहब के घर आके हमें ज़्यादा एहसास होता है कि यहाँ पे खाने वाने काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर तो हर दिन ही ईद लगती होगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, हर दिन ही ईद लगता है। जिस दिन भी वीसी साहब से मिलने के लिए टाइम मिल जाए तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमारे लिए ईद का समय होता है। थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आज हम मौजूद थे यहाँ पे वाइस चांसलर ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के घर, जहाँ पे हमने उनसे बातचीत की, उनसे जाना कि वो ईद किस तरह से गुजारते हैं। उनके दोस्त भी थे, प्रो वाइस चांसलर साहब भी मौजूद थे, हमने उनसे भी बात की, स्टूडेंट्स से भी बातचीत की हमने। तो मुझे प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया है। उम्मीद है आपने भी इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। तो इजाज़त लेने से पहले मैं सर आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम दिया और बताया कि आपने किस तरह से अपने दिन को स्पेंड करते हैं। प्रो वाइस चांसलर साहब की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। मुझे आपके साथ अपनी ईद को सेलिब्रेट करके बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी मेरे साथ उतना ही मज़ा आया होगा। तो अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अगले दिन। अल्लाह हाफ़िज़।